हेलो बच्चों। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 10th के लिए मैथ का टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 इसका ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। उसको नहीं देखा तो आप जा करके उसको देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, कह रहे हैं कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9 7 17 25 के कितने पद लेने होंगे। देखिए समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। से पता होना चाहिए कि 636 का योगफल प्राप्त करने के लिए ये श्रेणी में कितने पद होने चाहिए। तो हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे। योगफल वाला फार्मूला क्या होता है, ये होता है एस एन बराबर एन बटे टू, उसका 2a प्लस का n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर पहले इस प्रश्न में हमें क्या मिला है, तब इसमें पता कर लेते हैं हमें दिया क्या क्या गया है। तो सबसे पहले एस एन बराबर दिया गया कि योगफल क्या मिल रहा है, हमें 636 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें श्रेणी का पहला पद क्या है, तो 9 है, उसमें दिया गया है। डी क्या है, तो डी पता होता है a2 माइनस का a1 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या निकलेगा, तो a2 क्या है आपके पास 17 है, देखिए यहाँ पे 17 और a1 क्या है 9। यहाँ पे लिखेंगे 17 माइनस का 9, 17 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा आपका 8। तो टी बराबर आ जाएगा 8। उसके बाद एन नहीं पता है तो एन बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद इस फार्मूले पर आप रख दीजिए। तो एस एन बराबर आपको दिया गया 636 बराबर एन नहीं दिया गया एन बटे टू, ब्रेकेट लगाएंगे 2, ए का वैल्यू 9 है, 9 लिखेंगे प्लस का एन नहीं पता हमें एन माइनस वन इंटू डी क्या है आपके पास 8 है, ठीक है। अब यहाँ से लिखिए 636 बराबर एन बटे टू, 9 दूनी 18 प्लस 9 एन माइनस का 9, ठीक है। अब देखिए उसके बाद तो 636 बराबर में 9 बटे 2, 18, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, 8 है, 8 एक कम 8, 8 एन होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, ठीक है हाँ। अब ये 8 एन माइनस का 8, 18 में से 8 जाएगा आपका क्या बचेगा 10 प्लस का 8 एन बचेगा, ठीक है। उसके बाद 636 बराबर में एन बटे 2, इधर हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कामा ले लेंगे, इधर 2 कामा ले लेंगे तो आपका निकलेगा इधर गुणे में 2, ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस का 4 एन बचेगा, ठीक है। तो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 636 बराबर एन ब्रैकेट में 5 प्लस का 4n, ठीक है। अब इसको क्या करिए n का इसमें गुणा करा दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, अगली स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। अगली स्लाइड हमारे यहाँ पे देखिए आ गई है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या है आपका 636 बराबर बचा था क्या n ब्रैकेट में 5 प्लस का 4n, ठीक है। अब n का इसमें गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 636 बराबर का 5 n 5n प्लस का 4n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको 636 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा आपका 5n प्लस का 4n स्क्वायर माइनस का 636 बराबर, इधर चाहे जीरो लगाएं चाहे इधर जीरो लगाएं, बात एक ही होगी, ठीक है। अब देखिए ये बन गया दो घात समीकरण, इसको आप पहले सही क्रम में लिख लीजिए। तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर का जीरो, ये बन गया दो घात समीकरण। अब दो घात समीकरण आप गुणनखंड से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस 4 को इस 636 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यानी 636 का हम पहले क्या कर लेंगे, गुणनखंड ले लेंगे, ठीक है। इसका गुणनखंड करिएगा तो दो तिहाई छह, दो एक कम दो, दो, ठीक है, दो एक कम दो, और दो वर्ड 16 आ गया, ठीक है। फिर दो से काटेंगे, दो एक कम दो, दो पंचे 10, उसके बाद दोनों 18 आएगा, ठीक है। फिर तीन से काटेंगे, तीन पचे 15, तीन त्रिक का 9, तिरपन एकम 53, ठीक है, क्योंकि तिरपन क्या है अभाज्य संख्या है। देखिए लेकिन यहाँ पे चार अभी ये था ना, ये इसमें चार गुणा हुआ था, इसके गुणनखंड में दो गुणे दो अभी और आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये ऐसे पेयर बनाने हैं इन गुणनखंडों का कि इनका ये जो है जोड़ या फिर अंतर, यानी जोड़ने पर या फिर घटाने पे 5 आ जाए, ठीक है। तो आप इसको जोड़ लीजिए। तो पहले गुणनखंड करिए, तो देखिए दो दूनी चार, दूनी आठ, ठीक है, आठ दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है। कौन बना 53 गुणे 48, 53 गुणे 48 करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। उसके बाद 53 में से 48 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 4n स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636 बराबर का जीरो, ठीक है। अब देखिए इसमें से और इसमें से दोनों टर्म बना करके अलग कर लेंगे, उसके बाद इसमें से कामा ले लेंगे। यहाँ से हम क्या कामा ले सकते हैं, n कामा ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 4n प्लस का 53 बचेगा। और यहाँ से क्या कामा ले सकते हैं, माइनस का 48 ले सकते हैं कामन, यहाँ पे n क्या बचेगा 4n, सॉरी 48 क्यों लेंगे, 48 नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 4n चाहिए, तो हम क्या लेंगे 12 चौक 48, 12 होता है ना, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 12 कामा लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे 12 कामा लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 4n प्लस का 53, ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ से n माइनस का 12 एक ब्रैकेट में और 4n प्लस का 53 एक ब्रैकेट में, तो यहाँ से इसको बराबर जीरो रख दिए तो n माइनस 12 बराबर
जीरो, तो एन बराबर क्या आ जाएगा आपका 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कितने टर्म हमें लेने होंगे 12 पद। ठीक है, उसमें से कितने पद लेने होंगे 12 पद, एन बराबर 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको आंसर समझ में आ गया, क्वेश्चन ये समझ में आ गया, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी ये वीडियो को और बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहे हैं दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, तो यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना, ठीक है, माना उनकी, ठीक है, उनकी आय, ठीक है, क्या है आय, उनकी आय क्या है 9 है, या और 7 अनुपात में, हमने बताया था 9:7 में है। ठीक है, तो माना यहाँ पे लिखिए पहले व्यक्ति की, ठीक है, माना उनकी आय में पहले व्यक्ति, ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी 9x, और तथा दूसरे व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी 7x हो जाएगी। ठीक है, तथा पहले व्यक्ति का खर्च, पहले व्यक्ति का खर्च जो है वो क्या हो जाएगा 4y, क्योंकि खर्च यहाँ पे अलग हो तो यहाँ पे इनके अनुपात में ले लेंगे 4y, तथा दूसरे व्यक्ति का खर्च क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, उसके बाद बचत क्या कर रहे हैं, दोनों लोग बचत 2,000 रुपये कर रहे हैं प्रति महीने। एक फार्मूला होता है, एक चीज पता होना चाहिए, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है, ठीक है, खर्च प्लस का बचत। ठीक है, यही होता है। तो हमें आय पता है क्या है, तो देखिए यहाँ से आय बराबर निकाल सकते हैं, आय माइनस का खर्च, क्योंकि खर्च को इधर ला दिए, बराबर का बचत। ठीक है, अब यही फार्मूला लगाएंगे। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी है 9x, खर्च कितना किया इसने 4y, बराबर बचा किसने इसके पास 2,000, समीकरण आपका एक बन गया। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे व्यक्ति की बात करेंगे, दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा है, यानी उसकी आय कितना है, तो 7x, खर्च कितना कर रहा है, तो 3y, बराबर में बचा कितना रहा है 2,000। ये समीकरण आपका दो हो गया। अब इस समीकरण को आप क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसको आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उस पर हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारा क्या आया था 9x माइनस का 4y बराबर का 2,000, ये समीकरण हमारा एक है। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा 7x माइनस का 3y बराबर का 2,000। ठीक है, ये है समीकरण नंबर दो। अब देखिए, कोई एक टर्म चाहे x वाला ले लीजिए चाहे y वाला, बराबर कर लीजिए, तभी हम विलोपन भी लगा सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, समीकरण एक में, ठीक है, यहाँ पे लिखिए समीकरण एक में, ठीक है, हमें 3 से गुणा करने पर, 3 से, तथा समीकरण दो में, ठीक है, 4 से गुणा करने पर, हम इसमें क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। तो पहले समीकरण में 3 से गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27x हो जाएगा। ठीक है, और 4 तिहाई 12, माइनस का 12y, बराबर में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये समीकरण नंबर 3 हो गया, क्या हो गया आपके पास 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद समीकरण जब दूसरे में हम 4 से गुणा करेंगे तो दूसरा हमारा क्या आएगा, 4 से 7 चौक 28x, माइनस का 4 तिहाई 12y, बराबर में क्या हो जाएगा 4 दूनी 8,000। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। अब क्या करिए, समीकरण समीकरण 3 में से, ठीक है, माइनस कर दीजिए 4 को। जब समीकरण 3 में से 4 को घटाइएगा तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ से ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 28 माइनस में आएगा, और ये इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो -12 से +12 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 27 में से माइनस का 28 घटेगा, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा केवल माइनस का x। ठीक है, बराबर में 6,000 में से माइनस का 8,000 घटेगा, क्या बचेगा माइनस का 2,000। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 2,000 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 2,000 आ गया। अब इसमें सवाल में देखिए, अगले स्लाइड में देखें, इसमें देखिए सवाल में पूछा गया है तो उनकी मासिक आय बताना है। ठीक है, अब मासिक आय बताने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ x की वैल्यू रखना होगा। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय क्या थी 9x, अब यहाँ पे 9 गुणे 2,000 कर सकते हैं, तो 9 दूनी 18,000, पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी आ गई 18,000। उसी हिसाब से दूसरे व्यक्ति की 7x थी, तो 7 गुणे 2,000 बराबर 7 दूनी 14,000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोनों व्यक्तियों की आय हमने निकाली। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि x के लिए आपको ये हल करना है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दो घात समीकरण का क्वेश्चन है।
ये बताना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नीचे का हर बराबर करना होता है, ठीक है। तो नीचे का हर बराबर करिए। तो देखिए क्या लिखा गया है आपके पास, 1/x+1 प्लस में 2/x+2 बराबर में 4/x+4। अब यहाँ पे हमें हर बराबर करने के लिए हमें x+2 का ऊपर नीचे क्या करना होगा, गुणा। उस हिसाब से यहाँ पर क्या करना होगा, x+1 और x+1 का ऊपर नीचे गुणा करना होगा, ठीक है। अब ये बराबर में हम उधर हर नहीं बराबर करने जाएंगे, ठीक है। वो बराबर में उस हमसे नहीं मतलब, पहले इधर बराबर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x+2 इक्कम x+2 बटे इसका गुणा कराएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x+2 मतलब x² प्लस का क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस का 2x प्लस का 2 एकम 2, ठीक है। बीच में प्लस, फिर यहाँ से इसको गुणा कराएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2 बटे फिर वही x² प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 1, ठीक है, बराबर में x बटे x प्लस का 4। तो यहाँ पे 4 है, 4/x प्लस का 4। अब देखिए नीचे वाला हर बराबर हो गया दोनों में, ऊपर वाला क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, यानी x+2 प्लस में 2x प्लस का 2 पूरे x²। अब इसमें इसको जोड़ सकते हैं, x और 2x जोड़ेंगे प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर में 4/x प्लस का 4। देखिए इसको हम जोड़ लेंगे तो यहाँ से जुड़ेगा ये, क्या हो जाएगा, x और 2x, 3x प्लस का 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा बट्टे में x² प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 4/x प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए, आर बार का गुणा करा दीजिए। तो आर बार का गुणा कराते हैं, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं, उसे हम गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे आ गए नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिए यहाँ पे क्या है आपका समीकरण बचा हुआ है, यह 3x प्लस का 4 बटे x² प्लस का 3x प्लस का, ठीक है, क्या बचा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं, 2 बचा हुआ है, ठीक है। क्या बचा हुआ है, 2। यहाँ पे 2 बचा हुआ है आपके पास, बराबर में क्या बचा हुआ है, 4/x प्लस का 4। अब आर पार का हमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। चलिए गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 3x का 3x से गुणा करेंगे तो 3x² प्लस में 4×3 = 12x प्लस में 4x और इसका गुणा 4×4 = 16 हो जाएगा, बराबर में अब इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस में 4×3 = 12x प्लस का 4×2 = 8। अब देखिए 12x इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, तो वो जाके उधर माइनस यानी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा आपका फिर 3x², ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, प्लस में 4x प्लस में 16 बराबर में 4x² प्लस का 8। ध्यान से देखें, x को इधर ला लीजिए, x² को, ये हो जाएगा 3x² इधर है, उधर से 4² आएगा माइनस में, तो बचेगा माइनस का x² प्लस का 4x और इधर से माइनस का 8 आ जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस का 8 बराबर में 0। अब इसमें इस समीकरण में आप माइनस से गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो माइनस से गुणा कराएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा x², जब माइनस से गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4x फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस का 8 बराबर का 0। ये बन गया आपका दो घात समीकरण। अब इसमें आपके लिए सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये दो घात समीकरण है आपका, और दो घात समीकरण आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका हम गुणनखंड भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर श्रीधराचार का। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे श्रीधराचार का रूल, ठीक है। श्रीधराचार रूल का नियम क्या होता है, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac बटे 2a होता है, ठीक है। अब इसका कंपेयर क्या करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करेंगे। यहाँ की a वैल्यू क्या दिख रही है, 1 आपको दिख रही है, b की वैल्यू माइनस का 4 और c की वैल्यू माइनस का 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो माइनस का यहाँ ऑलरेडी है और इसके सामने भी b के सामने भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। b का मान क्या है, 4 4 चौक 16 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 4 a का वैल्यू a है, c की वैल्यू माइनस का 8, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। भट्टे में 2a, a का वैल्यू 1 है तो 2 एकम 2 ही रहेगा, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, 4 प्लस माइनस 16 और ये माइनस माइनस प्लस 4 8 32, ठीक है, 32/2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस रूट का 48/16 और 32 को जोड़ेंगे 48 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका 48/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ से हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 48 को क्या लिख सकते हो, 48 लिखते हैं 16×3 = 48, ठीक है, 16×3 = 48। तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो ये आ जाएगा बाहर 4, यानी 4√3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस 4√3, ठीक है, बटे 2। अब इन दोनों में से दो कॉमन ले लेंगे या फिर इसको एक बार काटिए, इसको एक बार काट देंगे, तो यहाँ पे दोनों पे 2 आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन आपका जब प्लस वाला लेंगे तो 2 प्लस का 2√3 आएगा,
दूसरा क्या आएगा आपका, 2 - का 2√3, यानी दो मूल निकल के आ गए इसके लिए, ठीक है। कौन कौन से, 2 + का 2√3 और दूसरा 2 - 2√3, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहे हैं सिद्ध करिए कि 1 - cos थीटा, ठीक है, बराबर कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से आपका इस तरह से आपको सिद्ध करने की सवाल आएंगी, ठीक है। 1 - का cos थीटा बटे 1 + का cos थीटा, हमें ये लेना है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी को सॉल्व करिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अभी एक साइन कॉस में है, बदलेंगे नहीं, तो इसको सिंपल हम क्या कर रहे हैं, परमेय यहाँ पे 1 - cos थीटा बटे 1 - cos थीटा, ठीक है। इसका गुणा करा देंगे। गुणा कराने के बाद क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होगा, अब एक स्क्वायर एक ही होता है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर एक होगा, ठीक है, एक स्क्वायर, उसके बाद प्लस का cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा, cos थीटा, क्या हो जाएगा माइनस का, देखिए 2 cos थीटा होगा ना, 2 cos थीटा, ठीक है, 2 cos थीटा हो जाएगा। तो बटे में क्या है आपका, देखिए यहाँ से एक फार्मूला होता है आपके पास, पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। अब यहाँ पे हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - का कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है, यही होता है ना। अब इसको क्या कर देंगे, 1 - cos थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ से हमने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, अगर 1 मिनट, इसको अगर आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको तोड़िए मत, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1 - का cos थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी से बन जाएगा। तो देखिए इस पे भी स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर, जैसे आप जानते हो ना, ए, ठीक है, ए का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरी तरफ से देखिए A - cos थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा दोनों लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा पूरे का क्या लिख देंगे हम, होल स्क्वायर, ठीक है। तब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। वन और पूरे का क्या होगा आपका, होल स्क्वायर होगा। तो 1 - साइन किस में होता है, 1 - साइन अपोजिट होता है किसका, कॉसेक थीटा बन जाएगा, ठीक है, माइनस का कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, यानी राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से त्रिकोणमिति चैप्टर से, इसमें कह रहे हैं कि आपको दिया गया है sin 30 + tan 45 माइनस cos 160 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए ये आसान तरीका है, सबसे पहले तो आपको मान पता होना चाहिए सभी कोणों का, ठीक है, तभी आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, और अगर आप कोणों का मान नहीं याद है तो आप नहीं लगा सकते। तो आसान तरीका है याद करने के लिए, साइन का आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा, अगर साइन थीटा जैसे निकालना है तो ये क्या होता है, 0 डिग्री, उसके बाद क्या होता है 30, 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90 होता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से 0 लिखिए, 1 2 3 4 लिख दीजिए, ठीक है, सबके बट्टे 4 लगा दीजिए आप, ठीक है, क्या लगा देंगे आप, 4। ये आसान तरीका बता रहे हैं निकालने का, जैसे नहीं याद है उसके बाद सभी का अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है। सभी पे जब अंडर रूट आप लगा देंगे तो देखिए, जब साइन 0 का मान 0/4, तो चाहे किसी संख्या में 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0, 4 से 0 में भाग करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0, यानी साइन थीटा पे 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है, तो देखिए 1 का रूट पूरा निकल आएगा, 1 होता है, और 4 का भी पूरा वर्ग है, निकल आएगा 2, तो 1/2, यानी साइन 30 का मान क्या हो जाता है, 1/2। उसी तरह से साइन 45 का मान, तो 2 का रूट तो निकलता नहीं है, ठीक है, 2 का रूट निकलता है, इसको ऐसे काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा, निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा आपका 1, लेकिन 2 का नहीं निकलता, तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अब देखिए इसमें साइन 60 में √3 का मान नहीं निकलेगा पूर्ण वर्ग से, तो 3/2 का निकल जाएगा, तो 3 बटे क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और 4 से 4 1 कट जाएगा, 1 आएगा, और √1 का मान 1 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप साइन का मान याद करिए। अब साइन का मान याद कर लीजिए, तो कास का क्या होता है, कास का जस्ट अपोजिट, कास को इधर से लिख लीजिए, यानी 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0, ठीक है। अब हमें साइन और कास का पता चल गया, तो आप किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, रख दीजिएगा उसी में। तो देखिए चलिए हम ऐसे पता करते हैं। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, प्लस में tan 45 का मान क्या होता है,
एक होता है, ठीक है, क्या होता है एक। अगर जैसे नहीं पता आपको tan 45 का मान, तो आप tan 45 को क्या लिख सकते हो, sin 45 बटे cos 45 लिख सकते हो, ठीक है। sin 45 का मान क्या होता है, एक बटे रूट दो, पूरे बटे, फिर cos 45 का मान एक बटे रूट दो। तो देखिए अंदर अंदर का और बाहर बाहर गुणा करते हैं, तो एक गुणे रूट टू हो जाएगा और बटे में एक गुणे रूट टू, तो रूट टू से रूट टू कट जाएगा, एक से एक ऊपर क्या बचेगा एक, सॉरी, इस तरह से आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान हो जाएगा दो बटे रूट तीन होता है, ठीक है, पूरे के बटे सेक 30 का मान रूट तीन बटे दो, प्लस में cos 60 का मान क्या हो जाएगा एक बटे दो, उसके बाद प्लस में एक, ठीक है, cot 45 का मान एक बटे एक होता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम बराबर करते हैं, इसके बटे में एक बटे एक लिखेंगे, इसके बटे में भी एक बटे एक। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे यानी हर बराबर करेंगे, तो हर बराबर करने के लिए हमें क्या गुणा करना होगा, यहाँ पे रूट तीन से गुणा करना होगा, ऊपर भी हमें रूट तीन से गुणा करना होगा, यहाँ पे हमें दो रूट तीन से गुणा करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमें दो से गुणा करना होगा। तो देखिए जब यहाँ पे हम तीन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका रूट तीन, ठीक है, प्लस में ऊपर से हमने यहाँ पे दो रूट तीन से गुणा किया तो दो रूट तीन कम, दो रूट तीन माइनस का, यहाँ पे हमने दो से गुणा किया, दो दूनी चार, माइनस का चार, पूरे का बटे क्या होगा, फिर वही चीज, देखिए क्या बचेगा, दो रूट तीन, अब उसके बाद पूरा बड़ा वाला बटे लगेगा ना ये वाला, उसका फिर इसी तरह से सेम वही चीज है, तो वही चीज हम बराबर करेंगे, यहाँ पे रूट तीन है, नीचे दो है, यहाँ पे रूट तीन से गुणा करना होगा ना, ठीक है, इससे गुणा करना होगा, रूट तीन से गुणा करना होगा, सॉरी यहाँ पे रूट तीन बटे दो नहीं होगा, दो बटे रूट तीन होगा, वही कह रहे हैं, ठीक है, दो बटे रूट तीन होगा। अब यहाँ पे हमें किससे गुणा करना होगा, दो से, तो दो दूनी चार हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट तीन से गुणा करना है तो रूट तीन हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे दो रूट तीन से गुणा करना है तो दो रूट तीन, पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा, दो रूट तीन। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और देखिए तीन रूट में दो रूट जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा रूट, तो सॉरी थ्री रूट थ्री माइनस का चार बटे यहाँ से वही चीज ना, तो क्या होएगा, तीन रूट तीन प्लस का चार, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये इस तरह से लिख देंगे आप सवाल, तो इसका आंसर सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, परमेयीकरण करना होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उसमें हम परमेयीकरण करते हैं, ठीक है। क्या आपके पास आया है आंसर, आंसर बचा हमारे पास तीन रूट तीन माइनस का चार और बटे में तीन रूट तीन प्लस का चार, ठीक है। परमेयीकरण कर देंगे तो तीन रूट तीन माइनस का चार बटे तीन रूट तीन माइनस का चार, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा तीन रूट तीन माइनस का चार का होल स्क्वायर बटे ये ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर, यानी तीन रूट तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तीन तीन थ्री 27 माइनस का चार चौक 16, ठीक है। अब देखिए इसका करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, ठीक है, तो इसको निकालिए, यहाँ से आप करेंगे तो तीन रूट तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तीन तीन थ्री 27, ठीक है, उसके बाद प्लस में चार चौक 16 माइनस का दो रूट दो ए बी होता है ना, टू ए बी, यहाँ से दो हो जाएगा, तीन रूट तीन और चार, चार दूनी आठ, त्रिक 24, 24 रूट तीन, और पूरे का बटे 27 में 16 जाएगा, 11 बचेगा, 27 और 16 को आप जोड़ लीजिए, 27 16 कितना हो जाएगा, सात छः 13 तीन हासिल आएगा, एक दो एक तीन एक चार 43 माइनस का 24 रूट तीन बटे 11, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष मीनार के शीर्ष पर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 मीटर दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इस तरह से हमें सवाल सॉल्व करने के लिए चित्र बनाना होगा, ठीक है, तो क्या करें, एक 60 मीटर इस तरह से कोई भवन है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दी गई, 60 मीटर, ठीक है, यहाँ पे पानी। अब इसी के बगल में एक मीनार है, ठीक है, क्या है, एक मीनार है, कह रहे हैं यहाँ से इस मीनार के यहाँ शीर्ष पर और यहाँ से यहाँ तक यानी इसके पाद बिंदु तक उन्नयन कोण दिया गया, उन्नयन कोण ये वाला कोण दिया होता है, ठीक है, तो आपको पता है उन्नयन अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये वाला कोण बनेगा, ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे क्या बन रहा है, कह रहे हैं कि शीर्ष पर देखने पर 30 डिग्री, तो जब ये 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ से आप इसके पैरेलल रेखाएं खींचेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 30 डिग्री बनेगा, और इसकी वैल्यू मान लीजिए आप यक्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, और उसके बाद जब इस वाले बड़े वाले कोण में कितना बन रहा है 60, ये वाला कोण कितना होगा आपका 60 डिग्री, ठीक है, क्या होगा 60 डिग्री, बस आप लगा लीजिए, इस वाली दूरी को आप मान लीजिए वाई दूरी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ से आप लगाइए, पहले इसको नाम दे दीजिए ए बी सी, इसको डी और ई। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए
डी और ई, ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज में आपको पता है ये लंब है और ये आधार, यह वाई है तो ये भी क्या होगी, वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब क्या है आपके पास, एक्स है, आधार क्या है, वाई, ठीक है। तो tan 45 का मान क्या होता है, एक बराबर एक्स बटे वाई, वाई को उधर भेजेंगे क्या आ जाएगा, वाई बराबर का एक्स, ठीक है। वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई क्या है, आपस में बराबर है। चलिए, उसके बाद अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। तो अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी। ए बी सी में फिर से वही tan 60 डिग्री का मान लगाएंगे, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान लगाएंगे तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार। tan 60 का मान क्या होता है, वो 1/√3 होता है ना। tan 60 का मान क्या होता है, चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो साइन, ठीक है, tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री तो क्या लिख सकते हैं इसको, sin 60 डिग्री बट्टे cos 60 डिग्री, ठीक है। अब sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, और पूरे बटे cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, √3। √3 यहाँ से निकाल लिए तो √3 बराबर में लंब क्या है आपके पास, 60, पूरा क्या दिया गया है, 60, और आधार क्या है, ये है, ठीक है। अब इसको यहाँ से निकालिए तो आधार को जब इधर भेजेंगे, आधार मतलब वाई है, ठीक है, क्या है, वाई है। यहाँ से इसको भेज दीजिए तो ये हो जाएगा √3 वाई बराबर का 60। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 था, ये 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से देख सकते हैं, तो समीकरण 1 आपका क्या है, इसमें समीकरण 1 में आया है एक्स बराबर वाई, इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 3y बराबर का 60, यही आया है, ठीक है। ध्यान देखिए, अगर हम इसी समीकरण में, इसी इक्वेशन में रख देंगे y जहाँ पे x रख दें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा √3 x बराबर में 60। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60/√3, ठीक है, √3। अब इसमें क्या कर देंगे, हम परमेयीकरण कर देंगे, परमेयीकरण करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर 60√3/3, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा आपका x बराबर 20√3, क्या हो जाएगा, 20√3, ठीक है। चलिए, आपका x की वैल्यू क्या आ गई, 20√3, जो कि आपका सही आंसर है। y बराबर क्या आ गया, 20√3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको जो ये कहा गया था ना, मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मीनार की ऊंचाई आपकी 20√3 आ गया, ठीक है। कितना आया, x बराबर 20√3। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि निम्न चित्र में यदि ए बी और ए सी को सिद्ध कर दिया गया है, ए बी बराबर ए सी है, तो सिद्ध करिए कि बी ई और ई सी भी क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। अब आपको यह क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करिएगा आप, सबसे पहले आप देखिए चित्र से, तो प्रमेय एक आपको पता होगा कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा डाली जाती है, तो दो स्पर्श रेखाएं अगर एक ही बिंदु से आई हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, ये आपको पता ही होगा। ये जब आपको पता है तो यहाँ से आप क्या करिएगा, यहाँ से देख सकते हैं ए और डी क्या होगा, जो ए डी है और ए एफ दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वेशन नंबर 1। मतलब इस बिंदु से यहाँ से जो यहाँ तक का डाला गया है और यहाँ से यहाँ तक जो ये डाला गया स्पर्श रेखाएं दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। उसी तरह से बी और डी क्या होंगे, देखो इधर से बी और डी और बी और ई, इस बिंदु से दोनों ये बराबर होंगे, तो बी और डी बराबर बी और ई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसी तरह से हम सी बिंदु से देखेंगे, तो सी बिंदु से एक स्पर्श रेखा सी ई और एक स्पर्श रेखा सी एफ डाली गई है, ठीक है। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं सी ई बराबर सी एफ, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये 3 इक्वेशन दिए गए, और इसमें आपको ये पता ही है, आपको दिया गया है ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी बराबर ए सी, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक का दोनों बराबर दिया गया है, ठीक है। अब ये दिया गया है तो हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है, हमें प्रूव करना है कि बीई बराबर ईसी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ले लीजिए, ठीक है, ए बी बराबर ए सी, ठीक है। अब इन दोनों में आप ए बी और ए सी में क्या कर दीजिए, ए डी को माइनस कर दीजिए, तो ए बी माइनस ए डी, ठीक है, बराबर में ए सी माइनस का ए डी, हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ ए डी घटाने पर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा दोनों तरफ क्या करना है, हमने ए डी भी घटाना है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी प्लस का, ओ सॉरी, माइनस का ए डी
बराबर में ए सी माइनस का, अब ए सी को क्या लिख सकते हैं, देखिए समीकरण, एक मिनट, यहाँ से ए सी कहाँ गया, ए डी लिखना है ना, ए डी। ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी को ए एफ लिख सकते हैं, तो ए एफ होगा, ठीक है। ए सी में से हमने ए डी को माइनस कर दिया, तो ए डी को हम ए एफ भी लिख सकते हैं, तो हमने ए एफ लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से अब देखो, ए बी माइनस का ए डी जो है, अगर हम ए बी में से ए डी घटा देंगे तो कौन सी रेखा बचेगी, बी डी बचेगी। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ए बी माइनस का ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी और डी लिख सकते हैं। उसी तरह से ए सी माइनस का ए एफ करेंगे, ए सी में से ए एफ करेंगे तो क्या बचेगा आपका, सी एफ बचेगा, सी एफ बचेगा। समीकरण आपका ये 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ गया समीकरण 4। समीकरण 2 और 3 से, ठीक है, समीकरण 2 और 3 से बी डी बराबर क्या दिया गया है, बीई दिया गया है। तो इसमें देखिए बी डी बराबर क्या दिया गया है, बीई हम लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी और बी दोनों आपस में बराबर हैं। और सी एफ बराबर क्या दिया गया है, सीई, सी एफ बराबर हमने सीई लिख दिया। हमें यही प्रूव करना था ना कि बीई और सी एफ क्या बराबर है, तो ये देखिए प्रूफ हो गया ना। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज दिया गया है तो इसमें ये स्पर्श रेखा है अलग अलग बिंदु से डाली गई, ठीक है। ए से जो स्पर्श रेखा है दोनों बराबर हो, यानी ए डी और ए एफ बराबर होगी, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। उसी तरह से बी बिंदु से लेंगे तो बी डी और बीई भी क्या होंगे, बराबर होंगे, समीकरण 2 मान लीजिएगा। उसी तरह सी बिंदु से सीई और सी एफ भी क्या होंगे, बराबर होंगे, समीकरण 3। अब देखिए आपको दिया क्या गया था, ए बी बराबर ए सी दिया ही गया है, इसी में से दोनों में से आप माइनस का एडी कर दीजिएगा, दोनों तरफ एडी घटाने पर। जब हम एडी को घटा देंगे तो ए बी माइनस का एडी बराबर में ए सी माइनस का एडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से देखिए एडी बराबर ए एफ है ना, इसको हमने एडी लिख दिया, एडी को ए एफ लिख दिया। अब देखिए ए बी में से जब एडी को घटाएंगे क्या बचेगा आपका, बी डी बचेगा, ये बी डी लिख दिए, बराबर में ए सी में से ए एफ घटाएंगे तो सी एफ बचेगा। और समीकरण 2 और 3 से देख लेंगे, यहाँ पर बी डी बराबर बी दिया गया है और सी एफ बराबर सी दिया गया है, इस तरह से लिख देंगे, दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, कह रहे हैं कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार आपको क्या लगे हुए हैं, अर्धगोलाकार लगा हुआ है। इस संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर, तो बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर, इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए, जबकि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 45 यानी 4.5 ग्राम है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक फिगर बनाना हो। बेलन आपका कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये बेलन बन गया आपका कुछ इस तरह से। और उसके कह रहे हैं इसके सिरे पर क्या लगा हुआ है, इस तरह से अर्धगोलाकार मतलब गोलाकार आकृति बनी, इस तरह से गोला बना हुआ है। अब कह रहे हैं इसकी टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी है आपके पास, 19 है, क्या है, 19 है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बेलन का व्यास यहाँ से जो यहाँ तक का व्यास है, मतलब इसकी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, ठीक है। तो जब बेलन का व्यास 7 दिया गया है तो इसका क्या होगा, ध्यान देखो, आर बराबर क्या होगा, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई क्या दिया गया है, टोटल 19 दिया गया है ना, तो हमें तो बेलन की नहीं टोटल ऊंचाई 19 पता है, हमें बेलन की पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो देखिए इधर की त्रिज्या इसी में जुड़ी हुई है और इधर की त्रिज्या इसी में जुड़ी हुई है, तो 19 में से हम क्या घटाएंगे, 19 में से माइनस का 7/2, ठीक है, प्लस का 7/2, इसको जोड़ लेंगे दोनों को पहले, तब हम घटाएंगे। 19 माइनस का 7 7 14/2, काट देंगे 7 आएगा, यानी 19 में से हम 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, और 12, ठीक है, यानी बेलन की ऊंचाई क्या आई, 12। अब यहाँ से प्रश्नानुसार आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको भार निकालना, तो किसका निकालिएगा, सबसे पहले आप बेलन का आयतन निकालिए। तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या होता है, 22/7 लेना है, ठीक है। हमें यहाँ पे लेंगे 22/7, आर क्या है आपके पास, 7/2 गुणे 7/2, एच क्या है आपके पास 12। तो ये 2 से 11 कटा, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 छंग 12, ठीक है। तो 11×7 = 77 गुणे 6, 6×7 = 42, और 4 बचा यहाँ से, 7×6 = 42, 42 4 46, कितना बचा, 462 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया बेलनाकार भाग आयतन। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं तो बताते हैं। अगली बात क्या करेंगे हम, यहाँ से गोले का आयतन निकालेंगे, ठीक है, गोलाकार भाग यानी अर्धगोला है ना, अर्धगोलाकार भाग का आयतन। अब देखिए यहाँ पे 2 गोले लगे हुए हैं ऊपर और नीचे, ठीक है, तो 2 से गुणा करिए, और गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। 2 गुणे 22 आर का मान क्या होता है, 7/2, 7/2 और 7/2, ठीक है। देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 एकम 2,
11 दूनी 22, 7 से 7 कट जाएगा। अब नहीं कटेगा तो इसको आप गुणा कर लीजिए। 2 गुणे ब्रेकर में क्या 11 सत्ते 77, ठीक है 77 और 11 7 का गुणा करा दीजिए। तो 7 7 49, 9 हासिल लाइन 4, 7 7 49 4 53, 529/2 क्या आएगा 529/3 आएगा, सॉरी 3 आएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले को गुणा करा दीजिए। तो 2 से इसका गुणा कराएंगे तो ऊपर वाले गुणा हो जाएगा, तो 2 9 18 के 8 हासिल आएगा 1, 2 3 6 1 7 और 2 पंचे 10, 1078/3, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका गोलाकार भाग का। अब हमें कुल आयतन बताना है, ठीक है। तो कुल आयतन क्या होगा? कुल आयतन होगा बेलन का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन, ठीक है। इसका अर्धगोले का आयतन, तो ये बेलन का आयतन कितना है 462 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस में अर्धगोले कितना है 1078/3 आया है, ठीक है। कितना आया है 1078/3 आया है, ठीक है। सॉरी ज्यादा हो रहा है क्या, 1078, देखिए कहीं मिस्टेक हुआ है। हाँ देखिए 1 मिनट यहाँ पे गलती हुआ है ना, इसको कर 1 मिनट देखिए। अर्धगोले का आयतन जो है यहाँ पे आया था, ये 2 बचा हुआ था ना, तो ये 2 से ये क्या हो जाएगा 2। अभी यहाँ पे 2 बचा हुआ था, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, ये ना बच के क्या बचेगा 539/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये बड़े ध्यान से आप कैलकुलेशन करिएगा। ये बचेगा तो आप इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस का 539/3, अब इसमें आप 3 से गुणा कराएंगे क्योंकि हमें हर बराबर करना है, ठीक है। तो इसमें भी 3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 3 18 का 88 लाएगा 1, 4 3 12 1 13, 3 1368 प्लस 539/3। ध्यान से देखिए इसको जोड़िए, 9 6 15 5 हासिल आएगा 1, और 8 3 11 के बाद 2 हासिल आएगा 1, 5 3 8 1 9 और 1/3, ठीक है। ध्यान देखिए हमें इसको ग्राम में बदलना है, ये सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 4.5 ग्राम है, तो इसको क्या करिए 4.5 से गुणा कर दीजिए। तो इसको हम दशमलव हटाएंगे तो ये नीचे बट्टे 10 जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा, 45 हो गया। तो इसको काटेंगे 3 एकम 3 और 15 तिया 45, इसको काटेंगे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। इसको आप 2 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा ये 2 9 18, ठीक है। उसके बाद 2 छंग 12, 2 नी 4 और 2 पंचे 10, 962.5 गुणे 3 आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 962.5 आ जाएगा। अब इसको आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 3 से गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 5 हासिल आएगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 छंग 18, ठीक है। 18 का 8 हासिल आएगा 1, 9 त्रिक 27 1 28, ठीक है। और एक अंक पे दशमलव कितना आ जाएगा 2887.5 ग्राम, ठीक है। कितना आ जाएगा ग्राम। ये आपका क्या हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं निम्नलिखित बारंबारता बंटन का लघु विधि से समांतर माध्य परिकलित कीजिए, ठीक है। लघु विधि क्या होता है, जिसे काल्पनिक माध्य भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको काल्पनिक माध्य निकालना होगा। काल्पनिक माध्य बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से कुछ डायग्राम बनाने होते हैं, ठीक है। पहला तो वर्ग रहेगा आपका, वर्ग क्या है 0 से 11, 11 से 22, 22 से 33, 33 से 44, 44 से 55, 55 से और 66, ये दिया गया है लघु विधि से, ठीक है। इसकी बारंबारता क्या दी गई है आपको, बारंबारता दी गई है 9, 17, 27, 24, 15 और 8, ठीक है। अब इसके बाद हम कल्पित माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसका मध्यमान यानी पहले x निकालते हैं। अब x आपको पता होगा कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट मतलब ऊपरी सीमा निचली सीमा को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। तो 11 में 0 जोड़ेंगे 11, आधा करेंगे 5.5। अब इसी तरह से इसका करेंगे तो 11 और 22 33, 33 का आधा 16.5, ठीक है। अब इसी तरह से हर बार 11 बढ़ता जाएगा, तो 16.5 के बाद 27.5, उसके बाद 38.5, उसके बाद 49.5, उसके बाद 60.5, ये आपका मध्यमान हो गया, ठीक है। अब आप इसमें से कोई एक कल्पित माध्य मान लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हमने माना मारा, ठीक है, हम माना माध्य बराबर क्या है 27.5, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसे मान मानिएगा जिसमें से घटाने में आसानी हो, गुणा भाग करने में, ठीक है। नहीं तो ज्यादातर कैलकुलेटिव हो जाएगा, दशमलव दशमलव में दिक्कत हो जाएगी आपको। तो हमने मान लिया 27.5 है, ठीक है। तब यहाँ से 27.5 आ गया, तो इसमें से क्या होता है यहाँ पे माध्य विचलन निकालना होता है, ठीक है। क्या निकालना होता है माध्य विचलन, तो क्या होता है ये डी बराबर एक्स माइनस का ए। अब देखिए एक्स ये है 5.5 और ए क्या है 27.5, 5.5 में से 27.5 घटाएंगे क्या आएगा माइनस का 22, ठीक है। 16.5 में से 27 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का
11, 27.5 में से 27.5 घटाएंगे 0, 38.5 में से 27.5 घटाएंगे 11, उसके बाद ये 22, ये 33। ठीक है, तो उसी सीरीज में चल रही है। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना पता करना होता है डी एक्स बराबर। ठीक है, क्या करना होता है, डी एक्स का गुणा करना होता है। तो देखिए, नहीं सॉरी, एफ और डी का गुणा करना होता है। ठीक है, किसका, एफ और डी का गुणा करना होता है, एक्स का नहीं। तो डी, एफ और डी का गुणा करेंगे, क्योंकि कल्पित माध्य में जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस का सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होता है। ठीक है, तो एफ डी हमें पता करना होगा। तो देखिए, बारह बात है कितनी, 9, एफ है 9 और 22, तो 22 9 है, यानी 9 दूनी 18 के 88 लाएगा, 1 9 दूनी 18 19, माइनस का 198, 17 का 11 से माइनस गुणा कराएंगे, क्या आएगा, 11 सत्ते 77, हासिल आएगा 7, 11 से कम, 11 11 7 18, 187 माइनस का आएगा। ठीक है, 27 में जीरो घटाएंगे, जीरो आएगा, 24 का 11 गुणा करेंगे, 11 चौक 44। ठीक है, और आएगा 4, 11 दूनी 22, 22 4 26, 264 आएगा। 15 को 22 से गुणा कराएंगे तो 15 दूनी 30, जीरो हासिल आएगा 3, 15 दूनी 30, 3 33। ठीक है, उसी प्रकार से 8 और 33 गुणा कराएंगे, 8 त्रिक 24, 4 हासिल आएगा 2, 8 त्रिक 24, 24 2 26, 264। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए, जो माइनस वाले आए हैं उनको आप एक साथ जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और प्लस वाले को एक साथ जोड़िएगा। तो माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो 8 7 15 5 हासिल आएगा 1, और 9 8 9 1 10 8 18 के 8 हासिल आएगा 1, 2 2 1 3, माइनस का 385 है। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे नोट कर लिए, माइनस का 385, प्लस में क्या है आपके पास, ये जो तीनों जोड़ना है, 4 4 8। ठीक है, 6 6 12 3 15, 5 हासिल आएगा 1, उसके बाद 2 2 4 4 3 7 1 8, 858। इसमें से आप घटा दीजिए, तो 858 में से आपको घटाना है, तो 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ में 7 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 473 आपका क्या आ गया, ये आपका वैल्यू है सिग्मा एफ डी का बराबर। ठीक है, अब हमें सिग्मा एफ निकालना है, तो सिग्मा एफ मतलब इसको ऐड करना होगा। तो 17 9 कितना होता है, 17 में 9 जोड़ेंगे आप, क्या आएगा, 17 9 26, 26 में 27 जोड़ेंगे तो 26 27 होगा आपका 53, और 53 में 24 जोड़ेंगे तो 53 4 57 प्लस 67 77 आएगा। 77 में 15 जोड़ेंगे तो 77 10 87 5 92, 92 8 100, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, एफ बराबर क्या आ गया, 100। बस, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पे हमें फार्मूला पता होता है। ठीक है, कल्पित माध्य बराबर क्या होता है, जैसे हम माध्य लेते हैं ना, कल्पित माध्य में इसका फार्मूला होता है ए प्लस का सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ए का मान हमने क्या माना, 27.5, सिग्मा एफ डी क्या निकला है, 473, बटे सिग्मा एफ क्या है आपके पास, 100। इसको आप 100 से भाग करिएगा तो 2 अंक पे क्या आएगा, दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 27.5 प्लस में 4.73, इसको जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 3 7 5 12 हासिल आएगा 1, 7 4 11 1 12, हासिल आएगा 1 2 1 3, 32.23, कितना आ जाएगा, 32.23 आपका राइट आंसर। चलिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, आपके आंकड़े दिए गए हैं बहुलक ज्ञात। तो सबसे पहले बहुलक में कोई एक्स्ट्रा में ग्राफ वगैरह नहीं बनाना होता, अलग से कोई विचलन माध्य विचलन वगैरह संचयी बारंबारता नहीं निकालना होता। इसमें सबसे सिंपल मेथड होता है, आपको देखना है कौन सा ऐसा वर्ग अंतराल है जिसमें कि बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये वाला वर्ग अंतराल जो है इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। इसका फार्मूला क्या होता है हमें पता है, क्या होता है आपको फार्मूला, एल प्लस का ब्रेकेट में एफ वन माइनस का एफ जीरो पूरे बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस का एफ टू इंटू एच। देखिए, अब एल क्या होता है, यल होता है इसी जो वर्ग अंतराल मिला है इसी वर्ग अंतराल की निचली सीमा। निचली सीमा क्या है आपके पास, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए 3 प्लस में, ठीक है क्या रखेंगे, 3 प्लस में एफ वन मतलब इसी की बारंबारता, क्या है बारंबारता इसकी 16, एफ जीरो मतलब इसके पहले वाली बारंबारता यानी क्या है 14, बटे टू एफ वन मतलब 16 दूनी 32, माइनस का एफ जीरो क्या है 14 है, माइनस का एफ टू क्या है मतलब इसके बाद वाली बारंबारता क्या है 4, और एच क्या है, एच मतलब इसके जो वर्ग अंतराल हैं उनके बीच का डिफरेंस, लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। तो 5 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 2 गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस का 16 में से 14 घटाएंगे 2, 32 और माइनस का 14। ठीक है, तो देखिए पहले माइनस 14 माइनस 4 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, और 18 में से आपको 32 में से 18 घटाना होगा तो क्या आएगा आपके पास, आएगा 12 में से 8 गए 4, उसके बाद यहाँ में से जाएगा 14, क्या बचेगा 14, 14 और गुणे यहाँ पे लिख देंगे 2, तो 2 एकम 2, 214, 2/7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 2/7। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको दशमलव में बदल सकते हैं। तो दशमलव में बदलने के लिए इसको काट दीजिए,
ये कटेगा, देखिए यहाँ पे काट देंगे ऐसे, तो 7 में 0, 0 बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे 0, 7 दूनी 14, बचेगा 6, 0 7 अठे 56, उसके बाद 4, ऐसे अभी जाता जाएगा, कटेगा नहीं, 2 अंक तक हमने निकाल लिया। तो अब यहाँ पे देखिए 3 प्लस 0.28 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3.28 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये 10 हमने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप इस सभी क्वेश्चन को एक बार दोबारा हल कर लीजिएगा, एक बार अपने मन से देख लीजिएगा, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इसका वीडियो चाहिए तो आपको आयांस अकेडमी ऑफिशियल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर इसका आपका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और आपको पीडीएफ मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।